हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। तो आज जो है हम लोग न्यू चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ओके, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे यूजी के एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग देखें तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है और वो नाम है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स एंड डिमेंशिया। जैसा इसका नाम है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, यहां पर जो वर्ड आता है ऑर्गेनिक, इसका मतलब क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि ये केमिस्ट्री से आया है, लेकिन ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है ये केमिस्ट्री वाला नहीं है। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं साइकेट्री, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं डिजीज कंडीशन। तो जब भी ऑर्गेनिक वर्ड आए यहां पर सिंपल सा मतलब होता है कि इसके जो भी काउजेज है, मीन जो भी जो है डिसऑर्डर्स है उसके जो काउजेज होंगे वो जो है फिजिकल होगा या फिर बायोलॉजिकल होगा। ओके, मींस जितने भी काउजेज यहां पे देखने को मिलेंगे वो बायोलॉजिकल होंगे या फिर फिजिकल होंगे। यहां पर किसी भी तरीके का जो है साइकोलॉजिकल काउजेज देखने को नहीं मिलेगा। मींस जितने भी डिसऑर्डर्स यहां पे हो रहे हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स यहां पे देखने को मिलेंगे, वो ट्रॉमा की वजह से हो रहा होगा, एक्सीडेंट की वजह से हो रहा होगा, किसी तरीके का जो है यहां पर अंदर में जो है खराबी देखने को मिलेगा उस कारण से हो रहा होगा। लेकिन यहां पर जो है एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ये सारी चीज की वजह से जो है यहां पे प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल रहे होंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ओके, और उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले इसको समझ लेंगे कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर क्या होता है और उसके बाद देखेंगे डिमेंशिया को, जो कि इसी के अंदर पार्ट्स में आएंगे और भी बहुत सारी चीज को हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर क्या होता है, इसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है और एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर जब इंसान को होता है तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर कहा गया सबसे पहले इमेजिन करना है वेकिंग अप इन योर ओन हाउस बट फीलिंग लाइक ए स्ट्रेंजर इन इट, यू लुक एट योर फैमिली बट देयर नेम्स एस्केप यू। मींस यहां पे कर रहा है कि तुम इमेजिन करो कि जब तुम घर में उठे हो उसके बाद जैसे ही तुम सो के उठे तुमको जो है अपना घर वाला ही जो है स्ट्रेंजर नजर आ रहा है। मींस ऐसा लग रहा है कि मैं इसको जानता ही नहीं हूं, उसका नाम भी तुमको याद नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है यहां पे कि तुम अचानक से जो है घर पे उठे हो और उठते के साथ ही जो है कोई भी घर का सदस्य जो है तुमको स्ट्रेंजर लग रहा है और किसी का भी नाम तुमको याद नहीं है। और फिर यहां पे कह रहा है कि यू फॉरगेट हाउ टू मेक योर मॉर्निंग टी, ए हैबिट यू आर फॉलोड इन 40 इयर्स। अब यहां पे कह रहा है कि तुम 40 साल से लगातार सुबह उठते थे और अपने चाय को बनाते थे, तुमको पता था कि कैसे चाय बनता है, किस तरीके से वहां पर जो है चीजों को डाला जाता है और किस तरीके से चाय को बनाया जाता है। लेकिन आज के सुबह जब तुम उठते हो तो तुमको पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से चाय को बनाना है, मींस चाय कैसे बनता है वो तुम भूल जाते हो। एंड दिस इज नॉट ए सिंपल केस ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और ये जो है कोई सिंपल केस नहीं है कि तुम्हारा याददाश्त चला गया है। इट्स ए डिमेंशिया, इसको बोला जाता है डिमेंशिया, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। और ये जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स का। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने क्या समझा कि एक इंसान है या फिर तुम ही हो, अगर अचानक से सो के उठते हो, सो के उठने के बाद तुमको कोई भी चीज याद नहीं रहता है, घर का सदस्य का नाम याद नहीं है, किस तरीके से कोई काम होता है ये भी चीज नहीं पता है, तो यहां पर जो है देखने को मिलता है ये एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर और वो टाइप है किसका? डिमेंशिया का। अब यहां पर एक रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। मिस्टर शर्मा है 72 ईयर ओल्ड रिटायर्ड टीचर, स्टार्ट फॉरगेटिंग नेम्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स। यहां पर जो है मिस्टर शर्मा है 72 साल का एक आदमी और वो जो है अपने स्टूडेंट्स का नाम जो है भूल जाता है। सुन, अचानक से ही जो है यहां पर देखने को मिलता है ही कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिज ओन डॉटर, वो अपने बेटी को भी जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है। एंड एक्यूजेस हिज फैमिली ऑफ स्टीलिंग हिज थिंग्स, और वो बार बार जो है एक्सक्यूजेस करता है या फिर बोलता है कि मेरा सामान जो है किसी ने चुरा लिया है, लेकिन कोई सामान को चुराया नहीं है, वही ने जो है जाके कहीं पे रख दिया और कहां पे रखा है वो उस चीज को भूल गया है। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि हिज वर्ल्ड बिकम कंफ्यूजिंग एंड स्केरी, ही इज सफरिंग फ्रॉम द एल्जाइमर डिमेंशिया, ए क्लासिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। यहां पे कह रहा है कि उसका जो दुनिया है वो पूरे तरीके से कंफ्यूजिंग बन गया है, हर एक चीज को भूल जाता है या फिर बहुत ही डरावना हो गया है और वो सफर कर रहा है एल्जाइमर डिमेंशिया से। किससे सफर कर रहा है? एल्जाइमर डिमेंशिया से। और यहां पर जो ये क्लासिक टाइप है किसका? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स का। ओके, तो हम लोगों ने जो है यहां पर देखा कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से चीज जो है यहां पर देखने को
मिलते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट कर रहा है व्हाट आर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रो देखा कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब यहां पर जो है एक पार्टिकुलरली तरीके से जो है एक डेफिनेशन देखते हैं कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो यहां पे कहा गया मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस काउज्ड बाय द फिजिकल डैमेज और डिसीज इन द ब्रेन। अब यहां पर जो है अगर किसी के ब्रेन में कोई बीमारी है, डिजीज है, या पर किसी तरीके का फिजिकल डैमेज हुआ है, मींस चोट लग गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी चीज हो गया है, और इस कारण से अगर मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिल रहा है, इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ओके, यहां पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं हुआ है, यहां पे बात हुआ है फिजिकल डैमेज के बारे में एंड डिजीज इन द ब्रेन के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि की फीचर्स क्या होगा इसका। तो अनलाइक फंक्शनल डिसऑर्डर, अलग जो डिसऑर्डर्स होते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर वैसे नहीं होंगे। दिस हैव ए क्लियर बायोलॉजिकल काउजेज, यहां पर जो भी होगा काउजेज, जो भी एटियोलॉजीज होंगे वो एकदम क्लियर होगा कि ये बायोलॉजिकल है या फिर फिजिकल है। चाहे वो एल्जाइमर्स हो सकता है, चाहे स्ट्रोक हो सकता है, चाहे ब्रेन इंजुरी हो सकता है, और इस कारण से जो है यहां पर याददाश्त जो है इंसान के चले गए हैं। और ये इंपैक्ट क्या करता है, यहां पर इंसान की मेमोरी लॉस हो जाएगा, इंसान कंफ्यूज थिंकिंग रहेगा, मीन हमेशा जो है जो भी चीज सोचेगा उसमें कंफ्यूजिया रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे होता है पुअर जजमेंट, उसका जजमेंट जो है पुअर रहेगा, क्या चीज को सही तरीके से जजमेंट करना है वो उसको पता नहीं रहेगा। पर्सनालिटी चेंज होते रहेंगे, मीन समय समय पर जो है कभी गुस्सा हो जाएगा और कभी जो है वो हंसना शुरू कर देगा, कभी अलग आदमी की तरह बोलना शुरू कर देगा। और नेक्स्ट होता है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, और यहां पर जो है इंसान के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो ये था ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं और मेन इंपैक्ट क्या पड़ता है कि इंसान के अंदर, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ओके, तो इतना तो समझ में तुमको आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं ICD-11 क्लासिफिकेशन। जब बात करते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स का, तो यहां पर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स जो है किस तरीके से ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स को जो है क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो है बहुत सारे कोड हैं, जैसे 6D80, 6D81, 6D82, 6D83, 6D8Z एंड 6E40। अब यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो पहला है 6D80 डिमेंशिया इन एल्जाइमर डिजीज, जहां पर जो है प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स काज ग्लोबल कॉग्निटिव डिक्लाइन। यहां पर जो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होता है जहां पर ब्रेन के सेल जो है धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और इस कारण से जो है कॉग्निटिव प्रोसेस जो है यहां पे डिक्लाइन देखने को मिलता है। इंसान के थिंकिंग स्किल, इंसान के इंटेलिजेंस, इंसान के मेमोरी पावर, ये सारे जो है घटना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है वेस्कुलर डिमेंशिया, यहां पे क्या होगा, डिमेंशिया ड्यू टू इंपेयर्ड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई करता है, जो ब्लड वेसल्स, वो यहां पर जो है इंपेयर्ड हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, जिस कारण से सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, और इस कारण से जो है यहां पे अलग अलग तरीके के डिमेंशिया देखने को मिलेंगे, और ये होता है मल्टी इन्फेक्ट डिमेंशिया। ओके, अब नेक्स्ट देखने को मिल रहा है डिमेंशिया इन अदर स्पेसिफाइड डिजीज। अलग अलग डिजीज कंडीशन के कारण जो है अगर डिमेंशिया देखने को मिल रहा है तो ये कहलाता है क्या, डिमेंशिया इन अदर स्पेसिफाइड डिजीज। और यहां पर सेकेंडरी डिमेंशिया काउज्ड बाय द अनदर डिजीज, और यहां पर HIV रिलेटेड डिमेंशिया देखने को मिल रहा है, मींस HIV के कारण। अब यहां पर देखने को मिलता है डिमेंशिया ड्यू टू मल्टीपल काउजेज, अलग अलग कारण के कारण, यहां पर जो है बहुत सारे कारण के कारण जो है यहां पर डिमेंशिया देखने को मिल रहा है। तो मिक्स्ड टाइप होगा, चाहे वो वेस्कुलर, एल्जाइमर्स हो सकता है, यहां पर मिक्स्ड डिमेंशिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिमेंशिया अनस्पेसिफाइड, मीन यहां पर इंसान चीजों को भूल रहा है, लेकिन यहां पर जो है अनस्पेसिफाइड है, हम स्पेसिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि किस कारण से जो है डिमेंशिया हो रहा है। यहां पर डिमेंशिया विदाउट क्लियर काउजेज एंड क्लासिफिकेशन तो कहलाएगा अनस्पेसिफाइड डिमेंशिया। और नेक्स्ट होता है डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है, एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन, अवेयरनेस एंड कॉग्निशन। यहां पर इंसान का अटेंशन, फोकस, इंसान का अवेयरनेस और इंसान का यहां पे कॉग्निटिव एबिलिटी जो है पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, और इसको कहते हैं डिलीरियम। और इसके बारे में भी जो है हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सारे थे ICD-11 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और यहां पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिमेंशिया। हम लोगों ने इतने डिमेंशिया का नाम सुन लिया, अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि डिमेंशिया होता क्या है भाई। यहां पर डिमेंशिया का जो है सबसे पहले इंट्रो लेते हैं और डिमेंशिया को जानने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के भी माध्यम से। तो यहां पर कहा गया इसका डेफिनेशन कि डिमेंशिया इज ए प्रोग्रेसिव एंड क्रोनिक सिंड्रोम। क्या कह रहा है यहां पे, प्रोग्रेसिव एंड क्रोनिक सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे बीमारी के सिम्टम्स जो है एक साथ देखने को मिल रहे हो इंसान के अंदर, दैट्स कॉल्ड द सिंड्रोम।
अगर एक बीमारी है, एक डिजीज है, तो वहां पर बोलेंगे कि पार्टिकुलर डिजीज हुआ है। लेकिन यहां पर 2-3 डिजीज आ जाए, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिले, तो यहां पर बोलेंगे हम लोग सिंड्रोम। तो ये एक प्रोग्रेसिव एंड क्रोनिक सिंड्रोम है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ये बढ़ता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं। एंड काउज्ड बाय द ब्रेन डिजीज, ये जो है ब्रेन डिजीज के कारण, लीडिंग टू डिक्लाइन इन मेमोरी, यहां पर इंसान की मेमोरी जो है डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं। थिंकिंग, ओरिएंटेशन, कंप्रीहेंशन, लर्निंग कैपेसिटी, लैंग्वेज एंड जजमेंट, ये सभी जो है यहां पर डिक्लाइन देखने को मिलता है। ओके, थिंकिंग एबिलिटी डिक्लाइन कर जाएगा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, मैं कहां हूं, किस प्लेस में हूं, कौन सा देश में हूं, क्या टाइम हो रहा है, ये पता नहीं रहेगा। कंप्रीहेंशन यहां पर जो कमजोर हो जाएगा, लर्निंग कैपेसिटी यहां पे कमजोर हो जाएंगे, लैंग्वेज सही तरीके से नहीं बोल पाएगा, और जजमेंट कैपेसिटी भी जो है यहां पर इंसान का घट जाता है। अनलाइक डिलेरियम, यहां पर जो है डिलेरियम का बात नहीं हो रहा है। कॉन्शियसनेस इज यूजुअली क्लियर, लेकिन इंसान का जो है कॉन्शियसनेस जो होगा वो अच्छे तरीके से क्लियर होगा, मींस उसको पता होगा कि मैं कहां पे हूं। ओके, वो अपने बारे में या फिर जो है अपने सराउंडिंग के बारे में जो है अच्छे तरीके से वो जो है अनभिज्ञ नहीं रहेगा, तो उसको सब कुछ पता रहेगा कि मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, तो वो कॉन्शियसनेस में रहेगा। या जहां पर जो डिलीरियम होता है वहां पर जो इंसान कॉन्शियसनेस में नहीं रहता है। फिर यहां पे कह रहा है कि इट इज नॉट ए नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, ये जो है किसी तरीके का जो है एजिंग के कारण नहीं हो रहा है। मींस एक होता है ना कि इंसान जब बूढ़ा हो रहा है तो बूढ़ा होने के कारण जो है उसके यादाश्त जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो यहां पर सीधा बोला जा रहा है कि ये एजिंग के कारण नहीं हो रहा है, इट इज नॉट ए नॉर्मल थिंग्स बट रिस्क इंक्रीज विद एज। लेकिन जैसे ही जो है एज बढ़ते जाएगा, यहां पर रिस्क जो है उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इस तरीके के डिमेंशिया होने का। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉज जो यहां पर देखने को मिलता है वो है एल्जाइमर डिजीज। क्यों देखने को मिलता है? एल्जाइमर डिजीज में जो है ये सारे कारण जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है कुछ की फीचर्स। तो की फीचर्स हैं यहां पे डिमेंशिया के बारे में। तो यहां पर देखने को मिल रहा है पहला, लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी, जो अभी तत्काल हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सुना, वो जो है तुरंत ही जो है भूल जाना। नेक्स्ट है कंफ्यूजन अबाउट टाइम एंड प्लेस, अभी क्या टाइम हो रहा है, किस प्लेस में हूं, यहां पर जो है पूरे तरीके से उसको पता नहीं रहेगा। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज, अपने रोजमर्रा के काम भी जो है अच्छे तरीके से इंसान नहीं कर पाएगा। एंड पर्सनालिटी एंड मूड चेंजेस भी जो है यहां पर देखने को मिलेंगे। तो दैट्स ऑल आर द की फीचर्स ऑफ डिमेंशिया। अब यहां पे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिलता है कि रियल लाइफ एग्जांपल। तो एग्जांपल के माध्यम से हम लोग जो है फिल करने का प्रयास करते हैं। मैं तुमको बहुत सारा एग्जांपल दूंगा क्योंकि एग्जांपल से ही मैं साइकियाट्री को पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि इससे तुमको समझ में आएगा। मैं सिर्फ थोड़ी बता दूंगा ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, तुमको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम एग्जांपल समझोगे तो वहां पे तुमको याद रहेगा कि एग्जाम के समय भी कि हाँ इस तरीके के इंसान थे, उसके अंदर ये पार्टिकुलर चीज देखने को मिल रहा था। ओके, अब यहां पर कह रहा है रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से कि मिस्टर मेहता है 70 ईयर ओल्ड रिटायर्ड बैंकर है। कौन है ये? मेहता साहब जो है 70 साल के आदमी है और ये जो है एक रिटायर्ड बैंकर है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टार्टिंग फॉरगेटिंग वेयर ही केप्ट हिज वैलेट एंड की, और वो भूल रहा है कि उसका वैलेट कहां पे रखा हुआ है, उसका की कहां पे रखा हुआ है। ठीक है, वो सारी चीज को भूलता जा रहा है। एंड कॉल्ड हिज सन बाय हिज नेबर नेम, और वो अपने बेटे को जो है अपने पड़ोसी के नाम से बुला रहा है। वन डे, एक दिन, वांडर्ड आउटसाइड एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे होम, एक दिन क्या हुआ कि वो अपने घर से बाहर निकला टहलने के लिए, लेकिन जैसे ही जो है वो बाहर निकल गया वो अपने घर का रास्ता ही भूल गया कि मेरा घर कहां है, किस तरीके से जाना है, ये सारी चीज जो है वो भूल जाता है। और यहां पर डायग्नोसिस देखने को मिलता है एल्जाइमर डिमेंशिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। ओके, ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है क्या? एल्जाइमर डिमेंशिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वो है डिमेंशिया इन एल्जाइमर डिजीज। अब सबसे पहले जो है हम लोग डिमेंशिया इन एल्जाइमर डिजीज के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो एल्जाइमर डिजीज क्या होता है? तो एल्जाइमर डिजीज जो है यहां पर एक डिजीज है जहां पर ब्रेन में जो है अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और यहां पर इंसान के दिमाग का जो न्यूरॉन्स होता है, जो सेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और एक तरीके से जो है इम्यून सिस्टम के कमजोरी होने के कारण, या फिर जो है तुम्हारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही अपने बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करना
शुरू कर देता है, दैट इज कॉल्ड द एल्जाइमर डिजीज। और यहां पर जो है डिमेंशिया इन एल्जाइमर डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जिसको जो है कोडिंग किया गया है ICD-11 के द्वारा 6D80। अब यहां पर जो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि एल्जाइमर डिमेंशिया इज ए प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो रिवर्स नहीं होगा, और प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते भी जाएगा, एंड इरिवर्सिबल न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। यहां पे कह रहा है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, यहां पर इंसान के जो न्यूरॉन है वो धीरे धीरे जो है क्या होता है, डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी लॉस, जिसके कारण से जो है मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा, कॉग्निटिव डिक्लाइन देखने को मिलेगा, पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिलेगा, और इंपेयर्ड डेली फंक्शनिंग देखने को मिलेगा। इंसान अपने रोजमर्रा के काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा विदाउट डिस्टरबेंस इन कॉन्शियसनेस। लेकिन जो है इंसान का कॉन्शियसनेस यहां पे अच्छे तरीके से रहेगा, सामने क्या चल रहा है, हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में उसको पता रहेगा। लेकिन जो है यहां पे इंसान की मेमोरी लॉस होंगे, कॉग्निटिव डिक्लाइन देखने को मिलेगा, इंसान का याददाश्त जाएगा, इंसान के थिंकिंग पावर जाएंगे, इंसान की मेमोरी के पावर जाएंगे, सब कुछ जो है यहां पर धीरे धीरे जो है घटना शुरू हो जाएगा, पर्सनालिटी चेंजेस भी जो है देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है कुछ की फीचर्स। तो यहां पर जो की फीचर्स है एल्जाइमर डिजीज का, डिमेंशिया का, यहां पर देखने को मिल रहा है पहला ग्रेजुअल ऑनसेट, मीन जो है अचानक से आता है, एंड स्लो प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे वो बढ़ता ही चला जाएगा। नेक्स्ट है रिसेंट मेमोरी लॉस फर्स्ट, सबसे पहले जो है अभी जो हम लोगों ने देखा सुना ये सारा कुछ जो है धीरे धीरे जो है भूलते चले जाएंगे। और नेक्स्ट में होता है लेटर रिमोट मेमोरी, और जहां पर जो है याददाश्त पूरे तरीके से चला जाता है। नेक्स्ट है डीओरिएंटेशन इन टाइम प्लेस एंड पर्सन, हम कहां पे हैं, कौन से टाइम में है, किस पर्सन के साथ हैं, इसके बारे में जो है वहां पर पता नहीं रहेगा। नेक्स्ट है पर्सनालिटी एंड बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जहां पे इंसान या तो बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाएगा या फिर एपैथी में चला जाएगा, मींस थोड़ा सा भी इमोशंस जो है उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज इंपेयरमेंट, एफेजिया, यहां पर जो है एक इंसान अच्छे तरीके से किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, अच्छे तरीके से बातें नहीं कर पाएगा, एंड डिफिकल्टी परफॉर्मिंग टास्क, और यहां पर जो है छोटे छोटे टास्क जो होते हैं उसको भी जो है उसको करने में जो है डिफिकल्टी महसूस होगा। तो ये सारे कुछ की फीचर्स थे जो कि डिमेंशिया इन एल्जाइमर डिजीज में देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखते हैं एटियोलॉजी ऑफ एल्जाइमर डिमेंशिया, कौन कौन से कारण हैं जो कि जो है इस तरीके के जो है एल्जाइमर डिमेंशिया में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखने को मिलता है न्यूरॉन लॉस इन मेमोरी एंड थिंकिंग एरिया, जो हमारे मेमोरीज एंड थिंकिंग एरिया जो होते हैं हमारे ब्रेन का, तो उसके जो है न्यूरॉन का लॉस हो जाना, मीन जो है न्यूरो डिजेनरेटिव यहां पर चीजें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स, मीन यहां पर जो है जो ब्रेन सेल के फाइबर्स होते हैं वो यहां पर जो है ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, और इस कारण से जो है ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बीटा एमिलॉइड प्लेक, ये क्या होता है, अस्टिस्की प्रोटीन डिपोजिट, मीन ब्रेन में जो है बहुत सारे प्रोटीन का जो है डिपोजिशन हो जाता है, मीन ब्रेन में नहीं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं और जो हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं वहां पर जो है प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, और यहां पर जो है बीटा एमिलॉइड प्लेक वहां पर कहलाया जाता है, जो कि फेट का होता है, और इस कारण से जो है वहां पर जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो जेनेटिक कारण से भी जो है अगर जो है म्यूटेशन हो गया है या फिर किसी तरीके से जो है जिन एबनॉर्मलिटी आ गया है तो यहां पर भी जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अगर हेड इंजुरी हुआ है या फिर किसी भी तरीके का जो है ट्रॉमा हुआ है तो यहां पर भी चीजें देखने को मिल सकता है, एंड मेंटल एक्टिविटी जो है यहां पर लो जा सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो या फिर जो है फोलेट डिफिशियंसी हो, तो ये भी जो है नर्व रिपेयर को जो है इफेक्ट करता है, या फिर पुअर हार्ट हेल्थ हो, मींस तुम्हारा हार्ट हेल्थ जो है अच्छा नहीं हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, यहां पर भी जो है कुछ कुछ सिम्टम्स जो है देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर इतने सारे कॉजेज हैं जिस कारण से जो है एल्जाइमर डिमेंशिया हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया। क्या देखने को मिल रहा है, स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे 3 स्टेज का। कितने स्टेज का, 3 स्टेज का। पहला जो स्टेज होता है वो अर्ली 2 to 4 इयर्स का होता है, मींस यहां पे कह रहा है जब यहां पे लिखा हुआ है 2 to 4 ईयर, 2 to 12 ईयर एंड 1 ईयर, तो यहां पर इसका मतलब नहीं है कि जो 2 और 4 साल के बच्चे होंगे उसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं बोल रहा है। यहां पे बोल रहा है कि जब इंसान के अंदर फर्स्ट स्टेज आएगा वहां पर जो है ये सिम्टम्स जो है 2 से 4 साल तक लंबा चलेगा।
ओके, तो जब फर्स्ट सिम्टम जो है जब इंसान के अंदर देखने को मिलेगा तो वो जो है 2 से 4 साल तक जो है चलेगा। और यहां पर देखने को मिलेगा फॉरगेटफुलनेस, मीन जो है इंसान भूलना शुरू करेगा, उसके वर्क परफॉर्मेंस जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएंगे, पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। किसमें? स्टेज 1 में, जब फर्स्ट टाइम जो है डिमेंशिया देखने को मिलेगा तब। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है स्टेज 2। स्टेज 2 जो है 2 से 12 साल तक चलता है, बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा जो है इस तरीके स्टेज में जो है इंसान होते हैं। और यहां पर प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा, मींस धीरे धीरे जो है और ज्यादा जो है वो भूलता चला जाएगा। वैंडरिंग देखने को मिलेगा, मींस इंसान जो है बिना मतलब के घर से बाहर निकला और उसको पता ही नहीं कि मेरा घर किधर है। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट हाइजीन, मींस जो है वो नहाना छोड़ देगा, खाना छोड़ देगा, अपने आप का हाइजीन रखना छोड़ देगा। एंड इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी भी जो है देखने को मिलेगा। किसमें? स्टेज 2 में। और ये 2 से 12 साल लंबा चलता है। इसको याद रखना है, स्टेज ऑफ डिमेंशिया कितना कितना साल तक जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्टेज 3, और ये जो है फाइनली जो है स्टेज 3 देखने को मिलता है, ये मौत से 1 साल पहले देखने को मिलेगा। जब ये आता है तो इंसान जो है मे और मे नोट भी जो है वो जाके खत्म ही हो जाता है, और जो है मरने से 1 साल पहले या फिर उससे जो है थोड़ा कम भी देखने को मिल सकता है। और यहां पर बेड रिडन देखने को मिलेगा, मीन इंसान जो है बेड में रहेगा और सड़ता हुआ तुमको दिखाई देगा। इनकॉन्टिनेंस यहां पर जो है पेशाब अचानक से हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा है, इस तरह की चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नो रिकॉग्निशन ऑफ फैमिली, अपने फैमिली तक को पहचान नहीं पाएगा, किसी को पहचान नहीं पाएगा। और यहां पर डेथ हो जाता है एस्पायरेशन निमोनिया के कारण भी। ओके, तो यहां पर बहुत सारे चीज देखने को मिलेंगे। वो स्टेज 3 में इस तरीके का जो होता है कि इंसान डेथ हो जाता है, और यहां पर जो है डेथ से 1 साल पहले तक जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। तो पहला होता है स्टेज 1 जो कि 2 से 4 साल तक होता है। दूसरा स्टेज होता है स्टेज 2 जो कि 2 से 12 साल तक देखने को मिलता है। और तीसरा स्टेज होता है स्टेज 3 जो कि 1 साल में लगभग देखने को मिलता है। तो यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि कोई पार्टिकुलर एज में ही देखने को मिले, ये कभी भी किसी भी एज में हो सकता है। ओके, तो ये था स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है 10 वार्निंग साइंस ऑफ एल्जाइमर्स। तो ऐसे 10 वार्निंग साइंस हैं जो दिख रहा है तो यहां पे लगता है कि नहीं, इंसान को जो है एल्जाइमर होने का चांसेस है। पहला होता है मेमोरी लॉस, मैंने इंसान का मेमोरी लॉस हो रहा है, अचानक से जो है वो चीजों को भूल रहा है। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है डिफिकल्टी परफॉर्मिंग फेमिलियर टास्क्स, ऐसे टास्क जो कि जो है वो जानता है ये काम को कैसे करना है, लेकिन अब जो है वो टास्क को भूल रहा है, वो कर नहीं पा रहा है, पता नहीं कैसे नहीं कर पा रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा। तो दैट इज द वार्निंग साइन। प्रॉब्लम्स विद लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को जो है वो अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है डिसओरिएंटेशन, किस टाइम में है, किस प्लेस में है, वो उसको पता नहीं है। पुअर जजमेंट, अच्छे तरीके से जजमेंट नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम्स विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, किसी चीज के बारे में जो है कैसे करना है, क्यों करना है, वहां पर जो है क्वेश्चन मार्क कैसे लगाना है, इस चीज को जो है अच्छे तरीके से जो है वो थिंकिंग नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है मिसप्लेसिंग थिंग्स, कोई चीज को जो है कहीं जाके रख देगा फिर वहां पे भूल जाएगा। नेक्स्ट है मूड स्विंग्स, उसके अंदर देखने को मिलेगा। पर्सनालिटी चेंज देखने को मिलेगा, मींस कभी कोई और आवाज में बोल रहा है और अचानक से जो है कोई और आवाज में बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे पर्सनालिटी चेंजेस भी जो है देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट है लॉस ऑफ इनिशिएटिव, किसी भी काम को जो है खुद से वो स्टार्ट करना नहीं चाहेगा। तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं जो कि अल्जाइमर्स में देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां हमें देखने को मिल रहा है क्लिनिकल फीचर्स। तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं, मीन साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि पार्टिकुलरली तरीके से यहां पर देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने बहुत सारे के बारे में बात कर लिया है, फिर भी एक क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं। पहला जब बात आएगा मेमोरी का, तो रिसेंट मेमोरी जो है यहां पर सबसे पहले इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है कॉग्निशन का, तो यहां पर डिसओरिएंटेशन कहां है, किस तरीके से है, कौन जगह पे है, नहीं पता रहेगा। एंड पुअर जजमेंट यहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बिहेवियर का बात करेंगे तो हो सकता है एग्रेशन में रहे, बहुत ज्यादा जो है गुस्सा में रहे, या फिर वेंडरिंग करते हुए नजर आएगा, बिना मतलब का बाहर निकल गया और भूल गया। नेक्स्ट है मूड का बात करेंगे तो डिप्रेशन में भी हो सकता है और एंजाइटी भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल का, तो यहां पर एफेजिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया देखने को मिलता है। तो यहां पर एफेजिया का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी तरीके का जो है किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन ना कर पाए। नेक्स्ट है एप्रेक्सिया का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर टास्क जो कि जो है वो जानता है उसको भी जो है सही तरीके से ना कर पाए, या भी जो है किसी तरीके का मूवमेंट जो है अच्छे तरीके से ना कर पा रहा हो। नेक्स्ट होता है एग्नोसिया। तो एग्नोसिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो है वो रिकॉग्नाइज ना कर पाए, पहचान नहीं पाए
है कि ये क्या है, किस तरीके से है, जबकि वो जानता है। मान लेते हैं कि मेरे हाथ में पेन है, वो बार बार पेन से लिखता है, लेकिन इस बार जो है वो पहचान नहीं पाएगा ये क्या है, किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे पकड़ते हैं क्या, कैसे पकड़ते हैं, वो अच्छे तरीके से उसको पकड़ नहीं पाएगा। दैट्स द एग्नोसिया। नेक्स्ट है स्पेशल यहां पर देखने को मिलता है, वो है सनडाउनिंग। सनडाउनिंग क्या होता है? कंफ्यूजन एट नाइट। रात के समय जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, कहां पे है, किस तरीके से है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा नाम क्या है, बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज रहेगा। और नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। ये कहलाता है एजिटेशन विद स्ट्रेस। मीन इंसान के अंदर स्ट्रेस भर भर के है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, और उसके साथ जो है वो एजिटेट भी हो रहा है, उसको मन नहीं लग रहा है मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, एकदम जो है पूरी तरीके से एजिटेट है और वो स्ट्रेस में रहेगा, और वो चीजों को भूल भी रहा है तो वो पूरी तरीके से जो है स्ट्रेस में रहेगा कि मैं कहां था, मेरे को कुछ याद ही नहीं है। इस तरीके से जो है यहां पर जो है क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। कहां पे देखने को मिलेंगे? तो अल्जाइमर्स डिजीज में देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है क्या? डायग्नोसिस। तो हम लोग डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं? तो कोई यहां पर जो है ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। ICD-11 क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उसके सिम्टम्स जो है ICD-11 क्राइटेरिया से मेन जो है मिक्स खा रहा है, मींस वहां पे मिल रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि नहीं, उस इंसान को जो है यही पार्टिकुलर टाइप के डिसऑर्डर्स हुए। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है MMSE। MMSE क्या होता है? तो मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, और इसके बारे में मैंने जो है तुमको अच्छे से पढ़ा चुका है पूरे तरीके से एक लेक्चर में कि मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन क्या होता है, किस तरीके से जो है एक पेशेंट का जो है अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं, यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चनार करते हैं, और जिसके माध्यम से जो है हम लोग एक इंसान के जो है मेंटल स्टेटस को जान पाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल डिमेंशिया स्किल। यह भी एक स्किल होता है जिसके माध्यम से जो है हम लोग यहां पर क्वेश्चनार के माध्यम से पता लगा पाते हैं कि इंसान कितना भूलता है। नेक्स्ट है MRI स्कैन, और यहां पर जो है ब्रेन एट्रोफी के बारे में जान पाएंगे कि उसके ब्रेन में जो है किसी तरीके का डिजेनरेशन हो रहा है क्या, ये हम लोग जान पाएंगे। नेक्स्ट है CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के माध्यम से जो है हम लोग जान पाते हैं कि अगर वहां पर जो है बीटा एम्लोइड बढ़ा हुआ है तो हाँ, उस इंसान को जो है ये सारे डिसऑर्डर जो है देखने को मिल रहे हैं। कौन से डिसऑर्डर? तो अल्जाइमर डिसऑर्डर्स जो है देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये था डायग्नोसिस जिसके माध्यम से जो है हम लोग पता लगा पाते हैं कि हाँ, इंसान को अल्जाइमर डिमेंशिया हुआ है। अब बात आता है ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट की जब बात आएंगे तो यहां पर जो है मैं तो चाहता था कि बहुत शॉर्ट में इसको निपटा दूं, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर सोचा कि चलो इसको बता ही देता हूं, एटलीस्ट इंसान समझे तो क्या है, किस तरीके से हो रहा है। अगर कोई मेडिसिन उसको दिया है तो वो मेडिसिन किस कारण से दिया है वो तुमको पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको डिटेल से लिखा हूं। तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट देखने को मिल रहा है वो है कॉग्निटिव सिम्टम्स। मींस अगर इंसान के अंदर कॉग्निटिव सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो यहां पर हम लोग देते हैं क्या? कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर, और यहां पर डोनेपेजिल एंड रिवास्टिगमिन देखने को मिलता है, और यहां पर यह इंप्रूव करता है मेमोरी बाय इंक्रीजिंग एसिटाइल कोलाइन। तो यहां पर ब्रेन में जो है एसिटाइल कोलाइन को यहां पर इंक्रीज करवाता है, और इस कारण से जो है यहां पर मेमोरी में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो एसिटाइल कोलिन क्या है? तो एसिटाइल कोलिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट यहां पे आता है NMDA एंटागोनिस्ट, और यहां पर देखने को मिलता है मेमांटाइन, और ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन सेल को बाय रिड्यूसिंग ग्लूटामेट टॉक्सिसिटी। ओके, तो ग्लूटामेट टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है और ये अपने ब्रेन सेल को बचा पाता है। नेक्स्ट, अगर जो है इंसान के अंदर बिहेवियरल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो एंटीसाइकोटिक्स, बेंजोडाइजापिन्स एंड एंटी डिप्रेसेंट जो है यहां पर दिए जाते हैं। तो एंटीसाइकोटिक्स में होता है रेस्पेरिडोन, और ये कंट्रोल करता है एग्रेशन को, हेलुसिनेशंस को एंड डिल्यूजन्स को। तो इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा कि हेलुसिनेशन क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है, एग्रेशन क्या होता है, इतना बार बता चुका हूं, मींस कोई जो है मींस यहां पे कह नहीं सकता कि मैं इसको नहीं बताया हूं। हेलुसिनेशन क्या होगा? अलग अलग तरीके के आवाज जो है तुमको सुनाई देंगे। डिल्यूजन क्या होगा? फोर्स फिक्स्ड बिलीफ्स देखने को मिलेंगे। बेंजोडाइजापाइन्स होता है लोराजेपाम, जो कि रिड्यूस करता है एंजाइटी को एंड इंसोम्निया को, अगर सो नहीं पा रहा है, एंजाइटी है, ये दिए जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट होगा यहां पर जो मैनेज करेगा डिप्रेशन को एंड मूड सिम्टम्स को। फिर होता है नेक्स्ट सपोर्टिव एंड लाइफ स्टाइल। यहां पर सपोर्टिव क्या क्या चीज दिए जाएंगे? तो पहला होता है विटामिन ई एंड जिंक को बिलोबा, एक तरीके का जो है हर्ब्स होता है जिसको कूट करके जो है एक जो है क्या करते हैं लिक्विड बना करके जो है इंसान को पिलाया जाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, डेट में स्लो डिजीज प्रोग्रेशन, और यहां पर जो है डिजीज जो है धीरे धीरे करके जो है धीरे धीरे प्रोग्रेशन जो है उसका कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है रियलिटी ओरिएंटेशन एंड मेमोरी
मेमोरी रिटेनिंग, मीन यहाँ पर जो इंसान को बताया जाता है कि तुम कहाँ पे हो, किस तरीके से हो, कौन से टाइम में हो, रात को हो, दिन को हो, और मेमोरी रिटेनिंग जो है वहां पर इंसान को दिया जाता है, जो हेल्प करता है मेंटेन करने में कॉग्निटिव फंक्शंस को। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन, यहाँ पर जो है इंसान का जो है डेली रूटीन को जो है स्ट्रक्चर्ड करना होता है, जो रिड्यूस करता है इंसान के कंफ्यूजन को एंड एजिटेशंस को। नेक्स्ट है रिसर्च थेरेपी। रिसर्च थेरेपी क्या होता है, यहाँ पे इंसान को वैक्सीन एंड एंटी एमुलाइड ड्रग्स दिए जाते हैं, जो कि एम होता है प्रिवेंट एंड रिड्यूस बीटा एमुलाइड्स प्लेक्स, मीन जो है इंसान के दिमाग के अंदर जो है वो प्रोटीन के प्लेक्स ना बने, इस कारण से जो है यहाँ पर जो है वैक्सीन एंड एंटी एमुलाइड ड्रग्स जो है इंसान को दिए जाते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि थोड़े कॉमन हैं, थोड़े प्रीसियस हैं, जो कि इंसान को दिया जाता है जबकि जो है इंसान के अंदर जो है इस तरीके के डिमेंशिया जो है देखने को मिलते हैं। कौन से डिमेंशिया, तो एल्जाइमर डिमेंशिया अगर इंसान के अंदर देखने को मिलता है तो ये सारे ट्रीटमेंट जो है उस इंसान को दिए जाते हैं। ओके, अब हम लोग लास्ट चलते हैं और यहां पर एक नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो क्या देखने वाले हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। हम लोगों ने जो है एल्जाइमर डिमेंशिया के बारे में सभी कुछ देखा, एटियोलॉजीज क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, वार्निंग साइंस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो सबसे पहले होता है असेसमेंट। हम लोग क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे और जानेंगे उसके पास्ट हेल्थ एंड मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में, कॉग्निटिव लेवल को जानने का प्रयास करेंगे थ्रू मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के द्वारा। नेक्स्ट है फंक्शनल स्टेटस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्या वो सही तरीके से बोल पा रहा है, हंस पा रहा है, मूड डिसऑर्डर्स तो नहीं हो गया है, तो क्या क्या हो गया, उन सभी के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे पता करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है बिहेवियरल सिम्टम्स के बारे में भी जो है हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन का जब बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले देखने को मिलेगा मेंटेन डेली रूटीन। उस पेशेंट का जो है डेली रूटीन को मेंटेन करना है। क्या क्या करना है, तो यहां पर फिक्स्ड टाइम टेबल, इंसान के टाइम टेबल को फिक्स करेंगे, चाहे वो मील के हो, हाइजीन के हो, स्लीप के हो, डेली ओरिएंटेशन के बारे में उसको बताना है, रियलिटी बताना है कि क्लॉक्स कितना टाइम हुआ है, कैलेंडर क्या है, न्यूज़पेपर उसको देना है, और अवॉइड करना है फ्रीक्वेंट चेंजेस इन केयर गिवर एंड एनवायरमेंट। मीन बार बार जो है उसका केयर गिवर को नहीं बदलना है या फिर बार बार जो है उसके एनवायरमेंट को जो है हमें चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स क्या लेने होंगे, तो वहां पर जो है रिमूव करना होगा लूज रग्स को, वायर्स को, शार्प ऑब्जेक्ट को कि जो है वो अपना आपको जो है सुसाइड ना करवा ले, या फिर इंस्टॉल करना होगा ग्रेप्स बार एंड रेलिंग ताकि वो अच्छे तरीके से जो है पकड़ पकड़ के जा सके। नेक्स्ट है ब्राइट लाइटिंग, वहां पर जो है ब्राइट लाइट देना होगा ताकि उसको सभी कुछ जो है अच्छे तरीके से दिखाई दे। नो ड्राइविंग, उसको ड्राइविंग करने नहीं देना है। लॉक डोर फॉर वेंडरिंग प्रिवेंशन, मीन जो है अचानक से वो उठता है और कहीं घूमने के लिए निकल जाता है तो उससे बचने के लिए जो है यहां पर जो है डोर को लॉक करके रखना है। एंड उसके माथा में या फिर उसके गले में जो है आईडी ब्रेसलेट को दे देना है या फिर जीपीएस ट्रैकर को लगा देना है ताकि उसको ट्रैक कर सके कि वो इंसान कहां पे है। हो सकता है कहीं निकल गया फिर तुम उसको खोज ही नहीं पाओ, तो हो सकता है कि जब उसके गले में ब्रेसलेट रहेगा या फिर लिखा देगा कि क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तो वो जो है कोई दूसरा कोई भी जो है उसको लेके पहुंचा देगा, या फिर जो है जीपीएस ट्रैकर रहेगा तो वहां से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ वो इंसान कहां पे है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड। तो यहां पर जो है इंसान के न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड्स के बारे में जो पता लगाना है कि क्या उसको बैलेंस डाइट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, प्रोटीन एंड फाइबर देना है, सेमी सॉलिड सेफर देन लिक्विड, यहां पर जो है सेमी सॉलिड फूड देना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन देना है, मीन अच्छे तरीके से पानी पिलाना है, अवॉइड करवाना है अल्कोहल एंड कॉफी एट नाइट ताकि जो है अच्छे तरीके से सो सके। शुगर क्रेविंग अगर हो रहा है तो मॉनिटर फॉर डायबिटीज, यहां पर जो है डायबिटीज को चेक करवाना है क्या उसको जो है इस कारण से तो शुगर क्रेविंग तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन का बात जब करते हैं तो यहां पे असिस्ट करना है बाथिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए, ओरल केयर के लिए, उसके स्किन को इंस्पेक्ट करना है कि क्या ही जो है उसको प्रेशर अल्सर तो नहीं हो गए हैं, ट्रिम करना है नेल को रेगुलरली तरीके से, अवॉइड करना है हार्श एंटीसेप्टिक्स को जो कि जो है उसके स्किन को जो है खराब कर रहा है। नेक्स्ट है टॉयलेटिंग एंड इनकॉन्टिनेंस का अगर बात आता है यहां पर रेगुलर टॉयलेटिंग शेड्यूल्स वहां पे बना देना है, कितना टाइम में जो है तुम्हें टॉयलेट जाना ही जाना है। नेक्स्ट है इनकरेज करना है वाइडिंग आफ्टर मील्स, मील्स जो है वो मील्स को जो है वाइड ना करे इसलिए जो है यहां पे उसको इनकरेज करना है। यूज एब्जॉर्बेंट पेड इफ नेसेसरी, अगर जो है वो नहीं जा पाता है या फिर पेशाब कर देता है वहां पर जो उसको पेड्स भी देना है। एंड ट्रीट करना है कॉन्स्टिपेशन विद फाइबर्स एंड फ्लूइड्स, उसको अच्छे तरीके से जो है फाइबर्स देने हैं, कैरेट देने हैं या फिर जो भी साग होते हैं वो देने हैं और वहां पे अच्छे तरीके से फ्लूइड देना है ताकि जो है उसका कॉन्स्टिपेशन जो है अच्छे तरीके से ट्रीट हो पाए।
ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है स्लीप मैनेजमेंट। उसको सुलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेंटेन डे नाइट साइकिल, यहां पर जो है डे नाइट साइकिल को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, कब सोना है कब जागना है। अवॉइड करना है डे नैप्स को, मीन जो है सुबह ना सो पाए ताकि जो है वो रात को अच्छे तरीके से सोए। रिड्यूस करना है इवनिंग फ्लूइड इंटेक को, फ्लूइड इंटेक ना करे इवनिंग में, या फिर काम क्यूट इन्वायरमेंट देना है ताकि अच्छे तरीके से सो सके। अवॉइड करना है सेडेटिव अनलेस प्रिस्क्राइब्ड, अगर वो सो नहीं पा रहा है तो अभी जाकर के जो है अगर प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि उसको सेडेटिव देना है तभी सेडेटिव देना है, और बिना मतलब का जो है वहां पे उसको सेडेटिव नहीं देना है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है इमोशनल एंड बिहेवियरल केयर। तो यहां पर काल्म रिएश्योरेंस मींस जो है उसको रिएश्योर करना है कि वो काम है या फिर नहीं है। और यहां पर अवॉइड करना है रिपीटेड क्वेश्चनिंग, मीन बार बार उससे क्वेश्चनिंग नहीं करना है, एक बार कर ली अगर नहीं बताना चाह रहा है तो जो है 2 बार प्रयास करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। डिस्ट्रक्शन थेरेपी देना है, मींस उसको गाने सुनाने हैं, पुराने गाने, फोटोज दिखाना है ताकि उसको कुछ याददाश्त वापस आ पाए। अवॉइड करना है ओवर स्टिमुलेशन, मीन ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं रखना है जो कि उसको स्टिमुलेट कर रहा है। नेक्स्ट है रिड्यूस करना है चॉइसेस को, जैसे कि सिंपल यस और नो को जो है यहां पर नहीं बोलने को करना है। यहां पर जब भी क्वेश्चन पूछो तो ऐसे क्वेश्चन पूछो जहां पर जो उसको एक्सप्लेन करना पड़ जाए। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है कम्युनिकेशन। तो जब भी उससे कम्युनिकेशन करना है तो स्पीकली स्लोली, धीरे धीरे बोलना है और क्लियरली तरीके से बोलना है। यूज करना है शॉर्ट सेंटेंसेस को, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस को उसके पास नहीं बोलना है। मेंटेन करना है आई कॉन्टेक्ट को, और यहां पर रिपीट इंस्ट्रक्शन इफ नीडेड, और जो है अगर वो एक बार में नहीं समझ पा रहा है तो यहां पर जो है बार बार इंस्ट्रक्शन को जो है रिपीट करके बोलना है। नेक्स्ट है प्रिवेंट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट ना हो जाए इसके लिए जो है वहां पर उसको प्रिवेंट करना है। तो कैसे प्रिवेंट करना है, तो नन स्लिप फुटवेयर, ऐसे फुटवेयर देना है जो कि यहां पर स्लिप नहीं करते हो। रिमूव करना है क्लटर को, अवॉइड करना है मेडिकेशन विद इन पेशेंट रीच, मीन जो है पेशेंट के रीच से जो है यहां पर जो है जो भी टेबलेट्स हैं उसको हटा देना है। तो रिमूव क्लटर का मतलब क्या होता है कि उसके पास जो है बहुत ज्यादा गंदगी पड़ा हुआ है या फिर चीजें जो है चितराए हुए हैं तो उसको वहां से रिमूव करना है। एंड सुपरवाइज मोबिलिटी, मीन जो है किस तरीके से वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको अच्छे तरीके से जो है सुपरवाइज करते रहना है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है केयर गिवर सपोर्ट। केयर गिवर सपोर्ट में क्या करता है, एडुकेट अबाउट डिजीज प्रोग्रेशन, जो भी जो है उसको केयर गिवर जो है केयर दे रहे होते हैं उसको बताना है कि इसके डिजीज जो है किस तरीके से प्रोग्रेशन होते चले जाते हैं, कितना खतरनाक होते चला जाता है। कोपिंग स्ट्रेटजी बताना है कि जब इंसान जो है तुमसे ना संभले तो किस तरीके से उसको संभालना है। स्ट्रेस रिलीफ किस तरीके से देना है, रेस्पाइट केयर किस तरीके से देना है, ग्रुप को सपोर्ट किस तरीके से करना है, या फिर इंकरेज करना है सेल्फ केयर फॉर केयर गिवर, कि किस तरीके से अपना भी जो है केयर करना है, इस सभी चीज के बारे में जो है उसको इंकरेज करना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक, और वो है फॉलो अप एंड रिहेबिलिटेशन। फॉलो अप एंड रिहेबिलिटेशन, किस तरीके से फॉलो अप करना है, किस तरीके से पेशेंट को जाकर दिखाना है, और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि इंसान को फिर से सुधार के जो है सोसाइटी में जाके रखना। तो होम केयर सर्विस भी जो है यहां पर दिए जाते हैं। एडल्ट डे केयर सेंटर होता है जहां पर जो है पेशेंट को दिन में रखा जाता है। एंड अल्जाइमर एसोसिएशन भी जो है एक तरीके का जो है यहां पर संस्था है जो कि नॉन प्रॉफिट संस्था है। ARDSI इन इंडिया जो कि नॉन प्रॉफिट संस्था है, और ये जो है अल्जाइमर वाले लोगों को जो है मदद करता है। मेमोरी स्टिमुलेशन के लिए जो है पिक्चर, म्यूजिक, फैमिली एक्टिविटी जो है यहाँ पे करवाया जाता है ताकि उसके याददाश्त जो है उस तरीके से नहीं खोए, थोड़ा थोड़ा जो है वापस भी आ पाए। तो ये होता है फॉलो अप एंड रिहेबिलिटेशन। ओके, अब लास्ट में एक और टॉपिक है वो है न्यूमोनिक्स फॉर नर्सिंग केयर सेफ रूटीन। यहाँ पर एक न्यूमोनिक्स है जिसके माध्यम से जो है तुम यहाँ पर याद कर पाते हो कि किस तरीके से जो है नर्सिंग मैनेजमेंट देना होता है, क्योंकि इसके नर्सिंग मैनेजमेंट जो है ज्यादा पूछ जाते हैं। यहाँ पर एक तरीका है जो है सेफ रूटीन, और यहाँ पर हर एक आगे वाले वर्ड से जो है यहाँ पे पूरे सेंटेंसेस बन रहे हैं। तो एस से होता है सेफ्टी फर्स्ट, अपना सेफ्टी जो है सबसे पहले देखना है। ए से एक्टिविटी मींस स्ट्रक्चर डेली, उसके डेली एक्टिविटी को जो है स्ट्रक्चर करना है। एफ से होता है फूड एंड फ्लूइड बैलेंस। ई से होता है इमोशनल रिएश्योरेंस, उसके इमोशन का थोड़ा ख्याल रखना है। रिलेटिव ओरिएंटेशन आर से हो रहा है, मींस उसके ओरिएंटेशन जो है जो भी सही तरीके से है उसको बताना होता है। ओ से ऑब्जर्वेशन फॉर चेंजेस, क्या चेंजेस हो रहे हैं वहां पर उसको ऑब्जर्वेशन रखना है। यू से होता है यूज रिमाइंडर, मींस उसको बताना है कि क्या बज रहा है, क्या तारीख है आज। नेक्स्ट है टी से टॉयलेटिंग एंड शेड्यूल, वहां पर जो भी टॉयलेट के शेड्यूल है उसको बनाना है। इन्वॉल्व करना है फैमिली को। आई से एन से होता है नाइट केयर, रात में जो है केयर देना है। एंड इट से होता है एडुकेशन फॉर केयर गिवर, जो भी उसके केयर गिवर्स हैं उसको एडुकेशन देना है कि ये क्या होता है, ये जो डिजीज है ये जो है एक तरीके का जो है डिमेंशिया है, ये एल्जाइमर के कारण हो रहा है। एल्जाइमर क्या होता है, ऐसे कॉजेस क्या होते
करते हैं, किस तरीके से मैनेज करना होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट भी जो है उसको बताना है। ओके, तो आज के लेक्चर में जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स क्या होता है, वो भी एग्जांपल के माध्यम से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। फिर देखा डिमेंशिया क्या होता है, फिर देखा एल्जाइमर डिमेंशिया क्या होता है, और उसके बारे में सभी कुछ के बारे में अच्छे तरीके से हम लोगों ने बात किया। ओके, तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट करना है, और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करो वीडियोस को, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकियाट्री समझ में नहीं आता है। तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो, इसलिए वीडियो में व्यू नहीं आता है, और उसके बाद मेरे को वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। ओके, तो वीडियो को शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।